हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल पर दोस्तों हम बीएड और डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार के नोट्स और लेसन प्लान आदि की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो यह चैनल जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों बीएड जो शिक्षण है, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर उसका समावेश किया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो 90% आपको ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आपको पेपर में मिल जाएंगे, और इसीलिए हम एक ही वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम बताएंगे वीडियो के बीच में कहीं भी कि आपको यह PDF कहाँ पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, YouTube पर आपको ऐसा बीएड से संबंधित कोई वीडियो और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं आज भूगोल शिक्षण की बीएड में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इनको आप आसानी से देखिएगा और सुनिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके अलावा आपको और कुछ नोटबुक या बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी पर्याप्त है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है भूगोल विषयों का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। भूगोल विषयों का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। ठीक है, तो देखिए भूगोल जो सब्जेक्ट है उसका अन्य विषयों के साथ संबंध होता है। अब कौन से विषय के साथ कौन सा संबंध है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहसंबंध होता क्या है, क्यों ज़रूरी होता है। तो ज्योग्राफी के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए, सहसंबंध एक पारस्परिक संपर्क है। पारस्परिक संपर्क है जिसके फलस्वरूप किसी एक क्षेत्र के ज्ञान या कौशल का उपयोग दूसरे क्षेत्र से संबंधित ज्ञान या कौशल को सीखने के लिए सकारात्मक ढंग से किया जा सकता है। अगर सीधे से हम बात करें दोस्तों सहसंबंध का, तो सहसंबंध क्या होता है कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ जो सकारात्मक जो पॉइंट होता है वो दोनों को एक साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं वो दूसरे विषय में या अपने विषय में बहुत ही लाभदायक होता है और विषय आसान होता है। ठीक है, तो भूगोल विषय का अन्य विद्यालयी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध सहसंबंध का होना ज्ञात हो पाया है, चूंकि पृथ्वी के ज्ञान में ही अन्य समस्त ज्ञान का समावित होना आवश्यक है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अतः परस्पर सहसंबंध होना असंभव नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका अन्य विषयों के साथ संबंध नहीं है। पीटर हेलन, एक वैज्ञानिक आते हैं पीटर हेलन। देखिए इन्होंने क्या बताया है। पीटर हेलन ने आज से लगभग 300 वर्ष पहले यह स्पष्ट रूप से कहा था कि भूगोल बिना इतिहास के बड़ा ही अस्त व्यस्त और अस्थिर है। यानी कि अगर इतिहास विषय की बात इसके साथ नहीं जोड़ी जाए तो भूगोल कैसा है, अस्त व्यस्त है और अस्थिर है, जिसमें केवल जीवन और गति का वर्णन मात्र होगा। यानी कि इसमें जीवन और गति ही देख पाएंगे, और इतिहास बिना भूगोल के बेसिर और पैर की बात होगी। यानी कि अगर इतिहास भूगोल में से हटा दे तो भूगोल के ना तो सिर रहेगा और ना ही क्या रहेंगे, पैर। ठीक है, तो इसलिए देखिए पीटर का यह कथन भूगोल और इतिहास जैसे विषयों के मध्य विद्यमान सहसंबंध को सूचित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पीटर हेलन ने बताया था। अब हम जानेंगे भूगोल विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध जो है उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो इसको हम निम्न प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल और गणित की। भूगोल और गणित की, यानी कि भूगोल का गणित के साथ क्या संबंध है। भूगोल अध्यापन के समय विविध लेखाचित्र, पैमाना, ढलान समोच्चय एवं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, सर्वेक्षण और मान चित्रांकन आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गणित के नियम, सिद्धांत आदि का व्यापक उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ज्योग्राफी के अंदर हम लेखाचित्र की बात करते हैं, पैमाने की बात करते हैं, ढलान की बात करते हैं, अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, तो इनके अंदर क्या है, गणित के नियम और सिद्धांत काम करते हैं। भूगोल और गणित दोनों ही विषय परस्पर अन्योन्य आश्रित ढंग से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों का घनिष्ठ सहसंबंध है। भूगोल तथा प्रकृति अध्ययन यानी कि प्रकृति के साथ भूगोल का क्या अध्ययन है, आगे हम बात करने वाले हैं। तो भूगोल तथा प्रकृति अध्ययन में जहां बादल, पानी, हवा, पर्वत, झरने, नदियां आदि का अध्ययन किया जाता है, वहीं भूगोल में
उनका महत्व समझाते हैं, उनका प्रभाव बताते हैं, उनकी उपादेयता यानी क्या क्या उपयोग हैं, उनके प्राकृतिक संतुलन की स्थापना में योगदान को स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ ज्योग्राफी का काम। और ऊपर जो आप देखते हैं जैसे बादल हो गए, पानी हो गई, हवा हो गई, पर्वत हो गए, झरने हो गए, नदियाँ हो गई, ये किसका पार्ट है? प्रकृति का। तो इसलिए प्रकृति के साथ भी इसका घनिष्ठ संबंध है। आगे देखते हैं, कलकल करते हुए झरने, नदियाँ, निकटवर्ती हरियाली, पक्षियों के गायन, कुंजन, फूल तथा उनके विविध रंगों से प्राप्त आनंद की अनुभूति का वर्णन सभी प्रकृतिगत अध्ययन है। ये जो सभी अभी बात किए हैं ये क्या है? प्रकृतिगत अध्ययन है, जिसे सौंदर्यानुभूति के विकास हेतु भूगोल में महत्व दिया जाता है। लेकिन इन चीज़ों का महत्व कहाँ है? भूगोल में है। इसके साथ ही नदी घाटी की उर्वर भूमि, सिंचाई हेतु पानी की निरंतरता, यातायात, परिवहन की सुविधा, मानवीय तृष्णा शांति के लिए एवं अन्य उपयोग के लिए पानी की आवश्यकता, कल कारखानों के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन की संभावना की दृष्टि से उपादेयता को भूगोल स्पष्ट करता हुआ नदी घाटी क्षेत्रों में ही प्राचीन तथा अर्वाचीन सभ्यताओं के उदय के कारण को स्पष्ट करने के लिए प्रयास करता हुआ पारस्परिक संबंध को प्रतिपादित करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के बारे में भूगोल ही ज्ञान कराता है। इस प्रकार दोनों में परस्पर संबंध है। ठीक है, तो ये हुआ भूगोल का प्रकृति के साथ संबंध। अब हम आगे जानेंगे भूगोल और भूगर्भ विज्ञान का दोनों में क्या संबंध है, भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान। तो देखिए, भूगोल विषय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भू संरचना, संगठन, खनिजों की प्राप्ति, जीवाश्म आदि का अध्ययन किया जाता है। ये भूगर्भ विज्ञान की विविध शाखाओं से संबंधित ज्ञान है। ठीक है, ये कहाँ है? भूगर्भ शास्त्र की शाखाओं से संबंधित ज्ञान है। पृथ्वी की आयु से संबंधित अनेक सिद्धांत भूगर्भ विज्ञान से ही ग्रहण किए जाते हैं। अतः भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ संबंध देखते हैं। भूगोल का वह भाग जिसके अंतर्गत हम मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं, आर्थिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, यानी कि भूगोल का वह भाग जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं, वही क्या है? अर्थशास्त्र। आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट तथा वन्य पदार्थ संग्रह आदि का अध्ययन भी किया जाता है तथा अर्थशास्त्र में मानव के आर्थिक विकास के नियमों का अध्ययन कराता है। किसी राष्ट्र के भूगोल का अध्ययन उसके आर्थिक चरित्र के स्पष्टीकरण के बिना संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यानी कि किसी राष्ट्र की हम बात करें तो भूगोल का अध्ययन उसके आर्थिक चरित्र का जब तक स्पष्टीकरण ना हो तो उसके बिना वह अधूरा माना जाता है। अतः इन दोनों विषयों के मध्य सकारात्मक सह संबंध का होना स्वाभाविक है। ठीक है, इस प्रकार से भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ संबंध हो गया। आगे हम चलते हैं और जानते हैं भूगोल और इतिहास। भूगोल और इतिहास, तो भूगोल का इतिहास के साथ देखिए क्या संबंध है। भूगोल का संबंध मानव और उसके निवास स्थान के रूप में पृथ्वी से है। दोनों का कहाँ से है? पृथ्वी से। तो इतिहास का मानव की सफलताओं और असफलताओं की कहानी से फेयरग्रीव के अनुसार, ठीक है, फेयरग्रीव एक वैज्ञानिक है और उनके अनुसार इतिहास तो नाटक से संबंधित है। इतिहास तो किससे संबंधित बता रहे हैं? नाटक से। और भूगोल उसे रंगमंच से संबंधित बताए रहे हैं। ठीक है, इतिहास तो क्या है? नाटक है और भूगोल क्या है? रंगमंच है, जिस पर नाटक खेला जा रहा है। रंगमंच से तात्पर्य मानव के जीवन रूपी कार्यकलाप से है। जो रंगमंच है वो क्या है? मानव के जो जीवन है उसका जो क्रियाकलाप है, जो कार्यकलाप है वो क्या है? रंगमंच है। तो ये ज्योग्राफी हो गई। इसका महत्व इतिहास के युद्ध, लंबी यात्राओं आदि के लिए अधिक होता है। इतिहास पढ़ाते समय अध्यापक को भूगोल के मानचित्रों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार इतिहास तथा भूगोल एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों भूगोल का नागरिक शास्त्र के साथ संबंध। भूगोल का नागरिक शास्त्र के साथ संबंध। भूगोल और नागरिक शास्त्र का गहरा संबंध है दोनों में। नागरिक शास्त्र मानवीय नागरिक जीवन के तत्वों को स्पष्ट करने के लिए प्रयास करता है और भूगोल नागरिक जीवन में भौगोलिक कारकों एवं परिस्थितियों के प्रभाव के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, भूगोल नागरिक शास्त्र जैसे विषयों के नियम, सिद्धांत तथा मान्यताओं का व्यापक उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।
भूगोल न केवल राष्ट्रीय नागरिकता का पाठ पढ़ाता है, देखिए भूगोल न केवल राष्ट्रीय नागरिकता का पाठ पढ़ाता है बल्कि विश्व नागरिकता की अवधारणा को विकसित करने के लिए प्रयास करता है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का सह संबंध है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं और जानते हैं भूगोल व पर्यावरण विज्ञान का संबंध। भूगोल व पर्यावरण विज्ञान का संबंध, तो देखिए भूगोल का पर्यावरण विज्ञान के साथ क्या संबंध है। जब मानव और पर्यावरण की बात सामने आती है तो हमें लगता है कि भूगोल हमारे सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ भी हम प्रकृति देखते हैं, पर्यावरण देखते हैं, वहाँ हमें हमारे दिमाग में क्या आती है, भूगोल आती है। पृथ्वी और पृथ्वी के रहस्यों की एक लंबी यात्रा भूगोल ने की है। ठीक है, वनों के लाभ क्या हैं, वनों के विनाश के दुष्परिणाम क्या हैं, नए वन कैसे और कहाँ लगाए जाएं, वन्य जीव संरक्षण, बांध निर्माण व वन विनाश की परिणति आदि अनेक बातें भूगोल के दायरे में आती है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं वो किसके दायरे में आती है, भूगोल के में। तथा वायुमंडल और जल शास्त्र भी, जल स्रोत भी इसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके साथ आत्मीयता को जोड़कर ही यह पृथ्वी, वायुमंडल, जल राशियाँ, आकाश की जो नीलिमा है यानी कि जो नीलापन होता है, सूर्य की धूप, चांद, रात की चांदनी, सब हमारे और हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। भूगोल का यह पक्ष उसे पर्यावरण शिक्षा के समीप लेकर जाता है। दूसरे शब्दों में भूगोल व पर्यावरण विज्ञान का बहुत ही गहरा संबंध है। सीधे सीधे कहें तो हम भूगोल और पर्यावरण का बहुत ही गहरा संबंध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अन्य विषयों के साथ भूगोल का क्या ज्ञात कर सकते हैं, सह संबंध ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने भूगोल व पर्यावरण का, भूगोल और नागरिक शास्त्र का, भूगोल और इतिहास का, भूगोल व अर्थशास्त्र का, भूगोल व भूगर्भ विज्ञान का, भूगोल और प्रकृति विज्ञान का, भूगोल तथा गणित आदि विषयों का हमने क्या किया है, यहाँ पर सह संबंध भूगोल के साथ समझा है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। और देखिए क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, विद्यालय पाठ्यक्रम में, जो आपका विद्यालय में जो आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जो करिकुलम पढ़ रहे हैं आप, में भूगोल की आवश्यकता और महत्व क्या है। ठीक है, जो करिकुलम है वो सभी सब्जेक्टों को मिला के बनता है, लेकिन उसके अंदर जो भूगोल का जो पोर्शन है उसकी क्या आवश्यकता है और उसका क्या महत्व है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए बीएड के जो पेपर लगेंगे उसमें ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके उत्तर की, कि इसकी आवश्यकता क्या है, भूगोल शिक्षण की क्या आवश्यकता है या क्या इसका महत्व है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका महत्व विद्यालय पाठ्यक्रम में ही नहीं बल्कि मानव जीवन में भी बहुत ही अधिक महत्व है। सीधी सी बात करें तो पाठ्यक्रम में भी इसका बहुत उपयोग होता है, बहुत ही महत्व होता है, और मानव के जीवन है, हमारे जीवन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। भूगोल के उचित ज्ञान के अभाव में मानव किसी भी क्षेत्र में अपने आप को असहाय ही पाएगा। अतः कहा जा सकता है कि भूगोल के बिना मनुष्य की शिक्षा क्या है, अधूरी है। अगर भूगोल नहीं है तो मनुष्य की शिक्षा कैसी है, अधूरी है। चाहे हम किसी छोटी भौगोलिक इकाई की बात करें या विश्व मंच की बात करें, भूगोल ज्ञान अति आवश्यक है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो किसी देश, महाद्वीप या संपूर्ण पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष की भी जानकारी देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इतना कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, अपना थोड़ी साइकोलॉजी लगा के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है प्रो एट वुड। और प्रो एट वुड ने क्या कहा कि विद्यालय पाठ्यक्रम भूगोल के स्थान को उचित ठहराते हुए कहा है कि भूगोल के अतिरिक्त प्राथमिक पाठ्यक्रम में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो स्वाभाविक रूप से और आवश्यक रूप से आज की विश्व समस्याओं पर प्रकाश डाल सके। जो एडवर्ड है, उन्होंने क्या कहा है कि विश्व में ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो क्या करे, स्वाभाविक रूप से और आवश्यक रूप से विश्व की समस्याओं पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो इन्होंने भूगोल के बारे में ऐसा कहा है, ध्यान रखिएगा लाइन को। आगे हम बात करते हैं भूगोल का महत्व। हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं कि भूगोल का क्या क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए भूगोल का क्या क्या महत्व है। पहला महत्व यहाँ पर हम बात करते हैं पहले महत्व की, तो पहला महत्व आता है धरातल से संबंधित जानकारी। जो धरातल है हमारा, जहाँ हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उस धरातल से संबंधित भूगोल का क्या इंपॉर्टेंस है।
तो मानव जहाँ निवास करता है उसके आसपास पर्वत हैं, नदियां हैं, तालाब, कृषि पैदावार, वनस्पति के प्रकार आदि सभी की जानकारी प्राप्त करना मनुष्य का स्वभाव है। इन सब की जानकारी मनुष्य को भूगोल ही दे सकता है। अगर हम नदी, तालाब, झीलें, नदी, कृषियाँ आदि की हम जानकारी लेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट हमें ध्यान में आएगा? भूगोल। इस तरह की जानकारी को हासिल करने के बाद हम विद्यालय पाठ्यक्रम में ही रखते हैं ताकि छात्रों का ज्ञान इस चीज़ों के प्रति विकसित हो सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। ये तो हो गई धरातल से संबंधित जानकारी भूगोल की, और अगला टॉपिक आता है इसी में प्राकृतिक संपदा का ज्ञान। जो प्राकृतिक संपदाएं हैं हमारी, उनका ज्ञान भी हमें कौन कराता है? भूगोल कराता है। तो पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की संपदा मौजूद है उन सब की जानकारी हमें भूगोल ही देता है। ठीक है, जैसे वन है, भूमि है, खनिज पदार्थों के संरक्षण आदि का ज्ञान भी हमें भूगोल के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए भूगोल को कहाँ रखा गया है? पाठ्यक्रम में। आगे चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट को हम जानते हैं इतिहास को समझने में सहायक। क्या है ये? इतिहास को समझने में सहायक होती है। यदि हमें भूगोल का ज्ञान नहीं है तो इतिहास का अध्ययन अरुचिकर प्रतीत हो जाएगा। समझ गए? आपको भूगोल नहीं आ रही तो आपको इतिहास का भी कोई ज्ञान नहीं होगा। भूगोल का ज्ञान इतिहास की घटनाओं को सजीवता प्रदान करता है। अगर जहाँ भूगोल है वहाँ पर जो इतिहास की घटनाएं हैं वो क्या है? सजीव लग जाती है। हमें किसी राष्ट्र के अतीत को, वर्तमान को तथा भविष्य को समझने में भूगोल काफ़ी मदद करता है। इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में भूगोल का महत्व इस दृष्टि से और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जीविकोपार्जन में सहायक। जीविकोपार्जन में सहायक, जो हमारा जीवन है उसका हम उपार्जन करते हैं, तो उसमें भूगोल किस प्रकार से सहायक है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो एक कुशल जो उद्योगपति होता है, जो बिजनेसमैन होता है, यदि यह जानकारी है कि इस क्षेत्र में अमुक प्रकार का कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है, अमुक प्रकार का यानी कि बहुत सारा कच्चा माल प्राप्त होता है, तो उस क्षेत्र में उसी तरह के उद्योग विकसित किए जाएं। उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे? उसी प्रकार के उद्योग विकसित करेंगे। और कौन करेगा? उद्योगपति, जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? उसको पता चल जाएगा कि कच्चा माल कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो उसी क्षेत्र में वो उसी उद्योग को क्या करेगा? विकसित करेगा। इसी तरह की जानकारी भूगोल के द्वारा ही हासिल की जा सकती है, तभी कोई उद्योग अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस तरह का ज्ञान हमें पाठ्य पुस्तकों में रखना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगला बिंदु हम 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं कि भूगोल को पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों बनाया गया है, क्या महत्व है पाठ्यक्रम में इसको रखने का। ठीक है, तो अगला बिंदु हम जानते हैं प्रकृति के प्रति प्रेम। जो प्रकृति है सबसे अलग चीज़ है दोस्तों। प्रकृति इस दुनिया की सबसे बेमिसाल चीज़ है, मैं तो ये कहूँगा। तो उस प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, जो नदी, नाले, झीलें, हिम चोटियाँ, कलकल करती नदियाँ, ठीक है, हरे भरे वन, झीलें, खेत, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के बारे में भी हमें भूगोल ही जानकारी देता है। इनकी विस्तार से जानकारी कहाँ मिलती है? भूगोल में। तो इन सब की जानकारी मिलने पर ही भूगोल के प्रति हमारी क्या हो जाती है? रुचि उत्पन्न होती है। और इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है? भूगोल के पाठ्यक्रम में। कहाँ रखा गया है इसको? पाठ्यक्रम में भूगोल को हिस्सा बनाया गया है। अगले बिंदु की हम बात करते हैं तो आता है अन्योन्याश्रय की भावना का विकास। अन्योन्याश्रय की भावना का विकास। आज विश्व का कोई भी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश क्या है? आत्मनिर्भर नहीं है। वह किसी न किसी क्षेत्र और दूसरे देशों पर निर्भर करते हुए अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है, कोई भी देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। इसमें एक देश किसी दूसरे देश के प्रति मध्य की भावना बढ़ती है तथा व्यापार बढ़ता है। दूसरों में ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, दूसरे देशों में, दूसरे आयात निर्यात का काम एक दूसरे देश में होता रहता है। इस प्रकार विद्यालय पाठ्यक्रम में भूगोल के छात्रों के आयात निर्यात का ज्ञान कराता है। इससे छात्रों में भी अच्छी नागरिकता का विकास होता है। इसके बाद जानते हैं हम 7वें पॉइंट को। और 7वां पॉइंट क्या है? राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। जो राष्ट्र का हमारा प्रेम है राष्ट्र के प्रति, वो भी कौन कराता है? भूगोल कराता है। कैसे कराता है जानते हैं। भूगोल का अध्ययन छात्रों में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम विकसित करता है। जब छात्र अपने देश के प्रति प्राकृतिक व रमणीय स्थान, ऊंचे पर्वतों, विशाल नदियाँ, सदाबहार व मूल्यवान वनस्पति, जल संसाधन, खनिज संसाधन आदि के बारे में जानकारी हासिल करता है तो उसकी भावना राष्ट्र के प्रति गहरी हो जाती है। इससे हमारी एकता बढ़ती है। इसलिए भारत विविधता में एकता वाला राष्ट्र
कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कि जो राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम है, जो भावना है, वो हमें क्या करती है, एकजुट करती है। और जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, इसके प्रति क्या करते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं। उनका प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या हो जाता है, व्यवहार, जो देश के प्रति विकास है, भावना है, वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से भी भूगोल का जो सिलेबस है, यानी कि भूगोल जो विषय है, वो कहाँ रखा गया है, पाठ्यक्रम में। अगला बिंदु हम जानते हैं कौशल का विकास, जो स्किल होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ज्योग्राफी के माध्यम से। तो जो ज्योग्राफी है वो देखो क्या करती है, विकास को। भूगोल अध्ययन में जब बालक मानचित्रों, ग्लोब आदि का अध्ययन करता है तो वह देखकर उसको समझने का प्रयास करता है। इससे निरीक्षण शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है इससे दोस्तों, निरीक्षण शक्ति बढ़ती है। इससे बालक अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर प्रसन्नता महसूस करता है। क्या करता है, जिसको देखो दोस्तों, बालक क्या करता है, मानचित्र, ग्लोब आदि का अध्ययन करता है और उसे देखकर समझने का प्रयास करता है। इसके लिए क्या होती है, उसकी जो निरीक्षण करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है और इससे बालक अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करता है, जिससे उसको क्या होती है, प्रसन्नता महसूस होती है। तो यह कार्य भी किसका होता है, ज्योग्राफी का, यानी कि भूगोल का होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय में के जो पाठ्यक्रम है उसमें भूगोल शिक्षण है उसका क्या है, बहुत ही अधिक महत्व है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इस प्रश्न का भी उत्तर पूरा कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और इसमें हम बात करने वाले हैं प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर है उस पे भूगोल शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, और अगला इसी में देखिए, कक्षा शिक्षण द्वारा एक शिक्षक इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर सकता है। जो एक शिक्षक है वो इसकी उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करवा सकता है बच्चों में, तो वो भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न को एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि प्राथमिक और माध्यमिक जो स्तर हैं उस पे भूगोल शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, और कक्षा शिक्षक यानी कक्षा शिक्षण में एक शिक्षक जो होता है वो इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करवा सकता है बच्चों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। भूगोल शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भूगोल शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने बहुत ही जरूरी होते हैं। भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। तो क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, देखिए पहला आता है, भूगोल अध्यापन का लक्ष्य छात्रों में उन ग्रहण क्षमताओं को विकसित करना है जिसके द्वारा स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक निरंतर आवश्यक पारस्परिक सहयोग की प्रवृत्ति तथा उनकी आवश्यकता का अनुवर्धन करना संभव हो सके। पारस्परिक सहयोग के अभाव में मानव एकताबद्ध नहीं हो सकते। अगर पारस्परिक सहयोग नहीं हुआ है, उसका अभाव रह गया है, तो मानव क्या होंगी, उनमें एकता नहीं होगी। दूसरा बिंदु जानते हैं, भूगोल अध्यापन का लक्ष्य मानव जीवन में उन्नति तथा प्रगति के लिए बच्चों में क्या करेगा, ये उन्नति करेगा और प्रगति करेगा दोस्तों। तो किए जाने वाले प्रयास, उपलब्धि, विश्व में विकसित हो रही विविध समस्याओं तथा उनके समाधान आदि के प्रति भी क्या करता है, ये जागरूकता को विकसित करता है। जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, वो क्या करता है, इन समस्याओं के विपरीत क्या करता है, जागरूकता उत्पन्न करता है। अगला बिंदु देखते हैं, भूगोल अध्यापन का लक्ष्य विश्व के विभिन्न क्षेत्र तथा प्रदेशों के निवासियों के विविध तथा विचित्र जीवन यापन प्रणालियों के आचार व्यवहार, परंपरा और विश्व धरोहर के प्रति सहानुभूतिपूर्ण ज्ञान अर्जित करता है। क्या करता है, सहानुभूतिपूर्ण ज्ञान करता है। अगला हम देखेंगे दोस्तों, अगला बिंदु, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें विज्ञान तथा काल दोनों ही विषयों का समन्वय है, दोनों से मिलकर बना है। भूगोल ही ऐसा विषय है जो दुनिया में घटनाएं घटित होती है उनके बारे में सही ढंग से समझने का मौका देता है। भूगोल एक ऐसा विषय है, दुनिया में जितनी भी प्रकार की कोई भी घटनाएं हो रही है, घटित हो रही है, उनका ज्ञान कौन कराता है, हमें भूगोल कराता है। तो प्रकृति और पर्यावरण के साथ मानवीय समायोजन की आवश्यकता और महत्व को समझना आज अति आवश्यक है, जिसे भूगोल शिक्षण के द्वारा पूरा करना ही समर्थ है, यानी कि उसको समर्थ कौन बनाता है, भूगोल शिक्षण। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न के हिसाब से कि भूगोल शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, अभी हम प्राथमिक पर जानेंगे और उसके बाद हम किस पे जानेंगे, माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं
प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के महत्व या उद्देश्य। तो पहले उद्देश्य की हम बात करते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला उद्देश्य कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। प्राथमिक स्तर के बालक किसी भी बात को जानने के प्रति अधिक जिज्ञासु होते हैं। जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं वो छोटे बालक होते हैं और वो क्या होते हैं? अधिक जिज्ञासु होते हैं। अतः उन्हें उनके आसपास हो रही घटनाओं जैसे मौसम बदलता, दिन और रात का होना, वर्षा का होना आदि भूगोल के माध्यम से ज्ञान कराना ही उनका उद्देश्य होता है, जिससे वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। और इसके अतिरिक्त बालक को उनके निवास स्थान, अड़ोस पड़ोस के स्थान, देश, वहाँ के नागरिक, जलवायु आदि का ज्ञान कराना भी आवश्यक है। भूमंडल पर विभिन्न प्रकार की रचनाएं, पृथ्वी का जलमंडल, देश की प्रकृति संसाधनों का भी भूगोल के माध्यम से ही बालकों में ज्ञान प्राप्त कराना आवश्यक है। तो दोस्तों, बच्चों में जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो कौन कराता है? भूगोल कराता है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। अगला उद्देश्य हम जानते हैं, नागरिकता की भावना। नागरिकता की भावना। हमारे देश में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? अच्छे नागरिक तैयार करना। शिक्षा का यानी कि शिक्षा का ही मेन उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक बनाना। तो भूगोल विषय का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह बालकों में देश के प्रति प्रेम भावना जगाए। भूगोल विषय क्या करेगा? बच्चों में क्या करेगा? देश के प्रति क्या जगाएगा? प्रेम भावना। भूगोल के द्वारा बालकों को यह शिक्षा दी जा सकती है कि किस प्रकार के कार्य एवं व्यवहार से देश की प्रगति में योगदान देकर अच्छे नागरिक साबित हो सके। बात करते हैं अगले उद्देश्य की, और अगला उद्देश्य कैसा होगा? मानसिक तथा कल्पना शक्ति का विकास करना। बच्चे के अंदर किसकी कौन सी क्षमता? मानसिक और कल्पना शक्ति का विकास करेगा। कौन? ज्योग्राफी। तो देखिए, भूगोल शिक्षण के माध्यम से बालकों की मानसिक एवं कल्पना शक्ति का विकास करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। भूगोल के सही एवं योजनाबद्ध अध्ययन से बच्चों की मानसिक शक्ति विकसित होती है और वे भौगोलिक तथ्यों व घटनाओं को समझकर उनकी व्याख्या एवं आवश्यकता के समय उचित समाधान खोज सकता है। इसी प्रकार किसी अनदेखे स्थान के भौगोलिक वातावरण के बारे में पढ़कर वह कल्पना करता है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनकी वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, पैदावार, आयात निर्यात आदि की कल्पना करने लगता है तथा खुशी महसूस करने लगता है। तो ये क्या है दोस्तों? उनकी मानसिक और कल्पना शक्ति का विकास। अगला उद्देश्य हम जानते हैं, प्रकृति के प्रति प्रेम। प्रकृति के प्रति प्रेम बच्चों में क्या होगा? प्रकृति के प्रति प्रेम होगा। किससे? ज्योग्राफी से। तो बालकों में प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बन गया है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटकर औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप प्रकृति के असंतुलन की समस्या उत्पन्न कर दी है। बालकों को देश के वन प्रदेश, वन्य जीव, उनका महत्व, वनों द्वारा लाभ आदि विषय वस्तु, आसपास के वातावरण तथा प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़े। इसलिए क्या है? ज्योग्राफी का ज्ञान या शिक्षण करवाना बच्चों को बहुत जरूरी है। अगला उद्देश्य जानते हैं हम, प्राथमिक स्तर पर ही राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास। भूगोल अध्यापन को चाहिए कि बालकों को इस प्रकार का शिक्षण कराएं जिससे उनकी देश के प्रति रुचि जागृत हो। विश्व में हमारे देश का स्थान, देश में उपलब्ध संसाधनों को जानकारी तथा उपयोग, देश के जलवायु की जानकारी, उद्योग धंधों की स्थिति तथा उन्हें विकसित करने की संभावनाएं, जल संसाधन का महत्व तथा बेहतर उपयोग की जानकारी इस प्रकार से दी जाए कि इनके प्रति बालकों में रुचि भी जागृत हो तथा भविष्य में इनके आधार पर विकास का विचार अपने मन में क्या बना ले? जगह बना ले। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जाने हैं 5 उद्देश्य। कहाँ के? प्राथमिक स्तर के। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को हम 5 प्रकार के उद्देश्य देंगे, 5 प्रकार के जो ज्ञान देंगे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य आता है माध्यमिक स्तर पर ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला उद्देश्य कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। और ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए देखिए ज्योग्राफी का हम क्या उद्देश्य है यहाँ पर। तो माध्यमिक स्तर पर भूगोल के अध्ययन द्वारा ही छात्रों को प्रकृति या वातावरण का मानव के साथ संबंध का ज्ञान कराया जा सकता है, जिससे वह आसपास या प्रतिदिन की घटनाओं को समझकर
उनकी व्याख्या कर सकता है। किसी स्थान पर कौन सी खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं तथा उन पर खनिज कौन कौन से उद्योग विकसित किए जा सकते हैं, इनकी जानकारी भूगोल शिक्षण से छात्रों को दी जा सकती है। दूसरा उद्देश्य की बात करें, अच्छी नागरिकता की भावना। अच्छी नागरिकता की भावना, और देखिए अच्छी नागरिकता की भावना कैसे हो सकती है। बालकों में अपने देश के प्रति आदर्श भावना जागृत करना परम आवश्यक है। बालकों में अच्छी नागरिकता तभी जागृत हो सकती है जब उन्हें अपने आसपास के वातावरण का पूर्ण ज्ञान हो। जब आसपास का क्या हो? पूर्ण ज्ञान हो। यह ज्ञान बालकों को भूगोल शिक्षण से भली पूर्वक मिल सकता है, और यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? बच्चों को ज्योग्राफी से मिलेगा। ठीक है। अगला उद्देश्य हम जानते हैं, देश प्रेम की भावना का विकास। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य वही है लेकिन अलग अलग स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर अलग हैं और माध्यमिक स्तर पर क्या है? अलग हैं। तो देखिए, देश प्रेम की भावना का विकास, भूगोल अध्ययन से हम बालकों को देश के उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दे सकते हैं, जो कि देश की प्रगति का मुख्य क्या है? आधार है। साथ ही भूगोल के द्वारा देश के प्राकृतिक स्थल जैसे पर्वत हैं, नदियाँ, झीलें, वन, गगनचुंबी पर्वत, चोटियाँ आदि की जानकारी दे सकते हैं, और ये देश प्रेम को बढ़ाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। अध्ययन में क्या करना? रुचि उत्पन्न करना। अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। तो भूगोल शिक्षण से बालकों में उनके पाठ्य को सरल और सहज ग्राही बनाया जा सकता है। सरल और सहज यानी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। भौगोलिक यात्राएं, किसी स्थान की जानकारी, पवित्र तीर्थ स्थान की जानकारी, उद्योग धंधों की स्थिति, पशुपालन, खाद्यान्न फसलें आदि की जानकारी भूगोल शिक्षण के माध्यम से ही दी जा सकती है। इससे अन्य विषय के अध्ययन में भी रुचि जागृत होती है। बात करते हैं अगले उद्देश्य की, आर्थिक योजनाओं में सहायक। आर्थिक योजनाओं में क्या है? सहायक। आर्थिक योजनाओं में सहायक। और देखिए, आर्थिक योजनाओं में सहायक, भूगोल शिक्षण के माध्यम से बालकों को देश में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दी जा सकती है, जिसके आधार पर देश की आर्थिक योजनाएं बनती हैं और पूरी होती हैं। भारत जैसे बड़े देश को संसाधनों की प्राप्ति के आधार पर छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर प्रत्येक खंड की भौगोलिक परिस्थितियों व जनसंख्या के आधार पर सफल आर्थिक योजनाएं बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़े? 5 उद्देश्य पूरे कर लिए हैं। अगले उद्देश्य की हम बात करते हैं, सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य, ये उद्देश्य उसमें नहीं था दोस्तों, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको ऐड करना है। सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है? देखिए, विभिन्न देशों की संस्कृति का ज्ञान भूगोल शिक्षण के माध्यम से कराया जा सकता है। भूगोल अध्ययन से ही हमें अन्य देशों की संस्कृतियों के विकास आदि की जानकारी मिलती है। जिन देशों ने अधिक उन्नति की है उसमें भूगोल का भारी योगदान रहा है। अधिक उन्नति करके इन देशों ने अपनी संस्कृति को विकसित बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो अगले उद्देश्य की बात करते हैं हम, 7वें उद्देश्य की। और कहाँ पर बात कर रहे हैं हम? माध्यमिक स्तर पर। 7वां उद्देश्य देखिए, विस्तृत दृष्टिकोण का उद्देश्य। विस्तृत दृष्टिकोण का उद्देश्य, तो देखिए विस्तृत दृष्टिकोण कैसा होगा बच्चों में, यानी कि जो सोच है उनकी वो क्या होगी? बड़ी होगी। और कैसे होगी? देखिए, भूगोल का अध्ययन मस्तिष्क को विशाल तथा विस्तृत बनाता है, स्थानीय संकीर्णता को दूर करता है और हमें व्यापक सोच और उन्मुख करता है। अनभिज्ञ स्थान यानी कि जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तथा मनुष्य के विषय में अध्ययन करने से हमारी संकीर्णता, जो हमारी सोच छोटी होती है, जातीयता तथा पृथकतावाद की भावना दूर करते हैं और पृथ्वी के विशाल विस्तार तथा उसमें होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करने से मनुष्य व्यापक सोच उत्पन्न करता है, उसके अनुसार ही विकास की योजनाएं बनाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्या जाना है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं और माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें भूगोल शिक्षण का क्या क्या महत्व है, तो हमने दोनों का अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार से महत्व जाना है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और जानते हैं विद्यालय में भूगोल शिक्षण का क्या महत्व है। विद्यालय में भूगोल शिक्षण का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी इन स्कूल। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन में जाना था, तो वहाँ पर क्या था दोस्तों?
विद्यालय में भूगोल शिक्षण की आवश्यकता, विद्यालय में भूगोल शिक्षण की क्या थी? आवश्यकता। और यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? इंपॉर्टेंस की, यानी कि महत्व की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि विद्यालयों में भूगोल शिक्षण का क्या महत्व है। तो भूगोल शिक्षण का विद्यालय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही अधिक महत्व है। और वह फिर चाहे प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, विद्यालय स्तर पर भूगोल शिक्षण का हम निम्न प्रकार से महत्व जान सकते हैं। तो जानेंगे पहले महत्व के बारे में। और पहला महत्व कौन सा आता है? पृथ्वी और पृथ्वी के प्राणियों के सह संबंध में प्रमुख ज्ञान प्रदान करना। जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणी हैं, उनकी आपस में सह संबंध जो है, उनके अंदर क्या करवाना? ज्ञान प्रदान करवाना। तो देखिए, भूगोल शिक्षण विभिन्न देशों के मानव समुदाय के बीच परस्पर प्रेम स्थापित करता है। क्या करता है? प्रेम स्थापित करता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं, देखे जा सकते हैं, जो विभिन्न दूरस्थ देशों के बीच प्रेम संबंधों को बताते हैं। किसको बताते हैं? प्रेम संबंधों को बताते हैं। पृथ्वी पर कई प्रकार के जीवों की ऐसी प्रजातियां भी हैं जिन्हें संरक्षण भूगोल के अध्ययन के माध्यम से ही दिया जा सकता है। यानी कि ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको संरक्षण यानी कि उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा किसके द्वारा करते हैं? भूगोल के द्वारा करते हैं। ठीक है। अगला महत्व देखते हैं हम 2 नंबर, पृथ्वी की अमूल्य संपदा का विवरण तथा सही उपयोग कराना। जो पृथ्वी पर उपस्थित जो अमूल्य संपदा है, जो हमें प्रकृति से मिली है, उसका विवरण कहाँ कहाँ है तथा उसका सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी कौन देगा? ज्योग्राफी देगी, यानी कि भूगोल देगा। तो देखिए, भूगोल शिक्षण के माध्यम से हमें पृथ्वी के विभिन्न भागों में कौन कौन से खनिज किस अनुपात में मिलते हैं पता चलता है। किसी एक खनिज पर आधारित कौन सा उद्योग स्थापित हो सकता है तथा इस उद्योग के लिए अन्य सहायक खनिज कौन कौन से काम आते हैं, इसके लिए भूगोल ही पर्याप्त जानकारी देता है कि अमुक क्षेत्र से अमुक खनिज मिलते हैं, यानी कि इस जगह से क्या मिलेंगे? हमें खनिज मिलेंगे और ये खनिज मिलेंगे। ठीक है, तब ही कोई उद्योग स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है कौन सा? दूसरा महत्व। अब हम जानेंगे तीसरे महत्व के बारे में। किसके बारे में? तीसरा महत्व। और देखिए, तीसरा महत्व कौन सा है? भौगोलिक वातावरण तथा मानव के संबंध का ज्ञान कराना। जो भौगोलिक वातावरण है ना पृथ्वी से संबंधित, उसका मानव के साथ जो संबंध है वो उसका ज्ञान करवाती है। कौन? भूगोल। तो देखिए, शिक्षण अध्ययन पृथ्वी पर अलग अलग वातावरण का ज्ञान कराता है। इस वातावरण के साथ मानव अपना समायोजन करता है। कहाँ पर कैसी जलवायु है, मौसम कैसा है तथा कितना औसत तापमान रहता है, इन सब जानकारियाँ भूगोल शिक्षण के माध्यम से ही बालकों को दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो भले ही लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आप इसको 1-2 बार देखेंगे, आपको और कुछ उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। भूगोल शिक्षण आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 महत्व देख लिए हैं। चौथा महत्व की हम बात करते हैं। चौथा महत्व है स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करना। स्वदेश प्रेम यानी कि अपने देश से प्रेम की भावना को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे जागृत करेंगे? तो देखिए, भूगोल शिक्षण स्वदेश प्रेम की भावनाओं को भी छात्रों में पोषित करता है। जब वह अपने देश के हरे भरे सैकड़ों मील चौड़े मैदानों, सदाबहानी नदियों, गगनचुंबी पर्वतों, चोटियों, रमणीय स्थानों, कल कारखानों, वन संपदा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वे गर्व से झूम उठते हैं। छात्र मातृभूमि का सच्चा सेवक, प्रेमी और सच्चा नागरिक बन जाता है। दोस्तों, इतनी देर से मैं बोलने लग रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक इसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो पर वापस आएँ। ठीक है, अगला बिंदु हम देखते हैं महत्व का। तो भूगोल का अगला महत्व क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य का सच्चा ज्ञान। जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हम नदी नाले, हरे भरे पेड़ पौधे आदि देखते हैं, ऊंचे बांध देखते हैं, कल कारखाने देखते हैं, बहती नदियां हैं, उनकी सुनने से हमें आवाज़ जो है, और जो देश के प्रति प्रेम है हमारा, इनके प्रति जो लगाव है, प्रेम है, ये सौंदर्य का ज्ञान कौन देता है हमें? जो हमें आँखों से, हमारी आँखों से हम सच्चा ज्ञान देखते हैं, वही तो क्या है? प्रकृति का सौंदर्य हमें कौन कराता है? ज्योग्राफी कराती है दोस्तों। कौन कराता है? भूगोल कराती है। ठीक है, अगला उद्देश्य देखते हैं हम। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, सद्भावना, सहयोग,
और सहानुभूति का पाठ पढ़ाना। ये जो दोस्तों सभी जो बिंदु है ना, वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा क्या है, एक जगह है। सद्भावना, अच्छी भावना, सहयोग, एक दूसरे को हम जो सहयोग करते हैं, सहानुभूति का पाठ पढ़ाना, ये जो चारों पॉइंट हैं वो ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और चारों का ज्ञान कौन कराता है हमें, भूगोल कराती है। तो भूगोल के विद्यार्थियों का मानसिक स्तर उस समय ऊंचा उठ जाता है जब वह विश्व के बारे में विस्तार से पढ़ने लगता है। अगर विश्व की जानकारी है तो वह भूगोल के द्वारा है, और जिसको भूगोल की जानकारी है वो हम क्या बन सकते हैं, ये देश क्या बन सकता है, वसुदेव कुटुंबकम बन सकता है। हमारे अंदर सद्भावना की भावना आ सकती है, सहयोग की भावना आएगी, और हम क्या करेंगे, सहानुभूति से एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो यह महत्व भी किसका हुआ, भूगोल का। अगले महत्व की बात करते हैं, धरातल का वास्तविक ज्ञान, जहाँ हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो धरातल का वास्तविक ज्ञान हमें कौन कराता है, ज्योग्राफी कराती है। धरातल कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कैसा है, गर्म है, ठंडा है, तो इन सभी की जानकारी किस देश में कैसी है, तो इन सभी धरातल का जो वास्तविक ज्ञान है वो कौन देता है हमें, भूगोल देता है। ठीक है, बात करते हैं अगले महत्व की, और अगले महत्व पर आते हैं, जीवन यापन में योगदान। ज्योग्राफी हमें क्या देती है दोस्तों, जीवन यापन में क्या देती है, योगदान देती है, हमें जीवन जीना सिखाती है। तो देखिए, भूगोल का ज्ञान जीविकोपार्जन में भी मदद करता है। यदि कोई किसान है तो अपनी फसलों के उत्पादन में भौगोलिक परिस्थितियों के पूर्व परिचय से उसे मदद मिलेगी। अपनी फसल को कहाँ बेचना है, इस बात की जानकारी में भी उसे भूगोल के माध्यम से मदद मिलेगी। यदि कोई व्यापारी है तो वह भौगोलिक ज्ञान के आधार पर जानना चाहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। वह व्यापारी अधिक उत्पादित क्षेत्रों से माल खरीदकर कमी वाले क्षेत्रों में भेज सकता है और अपना क्या करता है, जीवन यापन करता है। ठीक है, अगले महत्व की बात करते हैं। तो अगला महत्व है हमारा पर्यटन की इच्छा जागृत करना। पर्यटन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें एक देश से, एक स्थान से, एक जगह से दूसरे स्थान पर हम क्यों जाते हैं। तो देखिए, अधिकांश भूगोलवेत्ता एक अच्छे पर्यटक थे। जितने भी भूगोलवेत्ता हुए हैं ना, वो अच्छे से अच्छे क्या हैं, पर्यटक हैं, क्योंकि वो पूरे विश्व में घूमे हैं दोस्तों। हर एक चीज़ का उन्होंने क्या किया है, प्रत्यक्ष ज्ञान किया है। तो देखिए, यदि यह कहा जाए कि भूगोल का विकास ही पर्यटन से शुरू हुआ है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी भूगोल के विद्यार्थी भ्रमण के शौकीन होते हैं। भूगोल का सच्चा ज्ञान भ्रमण के माध्यम से ही स्थान विशेष पर जाकर किसी चीज़ को बारीकी से देखकर प्राप्त किया जा सकता है। उतना ज्ञान पुस्तकें पढ़कर हम प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जितना भ्रमण हो सके उतना भ्रमण हमें करना चाहिए, और चीज़ों का हमें वास्तविक ज्ञान करना चाहिए। सिर्फ हमें पुस्तकों के जो ज्ञान है उसको पढ़कर ही हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला महत्व है, अगला है मानसिक शक्तियों का विकास करना। मानसिक शक्तियों का विकास करना, तो देखिए, मानसिक शक्तियों का विकास कैसे करते हैं, मेंटली प्रिपरेशन है, जो मेंटल एक्टिविटी है, उनको कैसे प्रकार से हम उन शक्तियों का जागृत कैसे करेंगे, उनका विकास कैसे करेंगे। तो भूगोल शिक्षण हमारी मानसिक शक्तियाँ अर्थात सोच को बढ़ाता है। भूगोल का पूरा कार्य क्षेत्र क्या है, क्यों है और कैसे इस पर टिका हुआ है। टुंड्रा देश यानी कि जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें अत्यधिक ठंड पड़ती है, क्यों, भूरेखीय वनों में सदैव अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक वर्षा होती है तथा सघन वनस्पति होती है। लेकिन क्यों होती है, इन चीज़ों का ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमें, कि बिना किसी कारण के तथा बिना किसी परिणाम के भूगोल अधूरा है। इस प्रकार भूगोल शिक्षण के बारे में एक निष्कर्ष निकलता है कि इसका ज्ञान किताब से या आंख मूंद कर नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी ज्ञानेंद्रियों को काम में लेकर भ्रमण के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि विद्यालय स्तर पर भूगोल शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हैं, बालकों में भली भांति के कार्य क्षेत्रों आदि का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं और तो दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम ज्ञानात्मक और अवबोधात्मक जो प्राप्य उद्देश्य हैं, प्राप्य उद्देश्यों के विशिष्टीकरण। जो ज्ञानात्मक और अवबोधात्मक जो उद्देश्य हैं उनका विशिष्टीकरण कैसे किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट की हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, और फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। प्रश्न कौन सा है? ज्ञानात्मक और अवबोधात्मक प्राप्य उद्देश्यों के विशिष्टीकरण। तो चलिए, भूगोल अध्यापन के विशिष्ट उद्देश्यों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विशिष्ट उद्देश्य अधिक सुनिश्चित, सुस्पष्ट और उपलब्धि केंद्रित होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति या उपलब्धि प्रत्येक पाठ के शिक्षण के उपरांत सुनिश्चित की जाती है। ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है ब्राउन। ब्राउन ने 1975, इनके अनुसार देखिए, किसी प्रकरण, पाठ या पाठ्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी हम छात्रों को सिखाना चाहते हैं उन्हें स्पष्ट करने के लिए जो उद्देश्य बनाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। और इन्हीं उद्देश्यों की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, वर्गीकरण। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण करते हैं। किस प्रकार से करेंगे? तो विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। जो शिक्षण के विशिष्ट 3 उद्देश्य हैं ना, वो कौन कौन से? देखिए, पहला आता है संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा आता है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा आता है क्रियात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक, इसको हम ज्ञानात्मक भी कहते हैं, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान, भाव, क्रिया, ये 3 पक्ष होते हैं दोस्तों किसी भी शिक्षण के उद्देश्यों के लिए। तो पहले हम एक की बात करते हैं। पहला कौन सा आता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। पहला कौन सा है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। और संज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो देखिए, शिक्षण के इस क्षेत्र के अंतर्गत बौद्धिक तथा ज्ञानात्मक अभिवृद्धि की प्राप्ति से संबंधित अध्यापन उद्देश्यों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत भौगोलिक तथ्यों, विचारों, संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य इस वर्ग के साथ जुड़े क्रियाकलापों में निहित है। ठीक है। फिर आता है संज्ञानात्मक पक्ष यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र में एक ब्लूम वैज्ञानिक आते हैं, ब्लूम महोदय। इन्होंने 1956 ने इस क्षेत्र के अंतर्गत 6 विभिन्न उपक्रमों या उपवर्गों की रचना दी। यानी कि इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 उपवर्गों में बांटा। सीधे से अर्थ में हम यही कह सकते हैं। तो पहला देखिए कौन सा है? ज्ञानात्मक उपवर्ग। ज्ञानात्मक उपवर्ग, इस उपवर्ग के अंतर्गत तथ्य, सूचना, संकल्पना आदि को पुनः छात्रों को स्मरण कराना होता है। उदाहरण के लिए मात्र यह लिखा जाए कि भूगोल के छात्र भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम बता सकेंगे तो यह क्रिया उनकी स्मरण शक्ति पर आधारित होगी। सभी राज्यों की राजधानी की हम बात करेंगे तो यह उनकी स्मरण शक्ति पर आधारित होगी। चलिए जानते हैं दूसरा उपवर्ग जो ब्लूम के द्वारा दिया गया है। दूसरा उपवर्ग कौन सा है? दूसरा आता है दोस्तों अवबोधात्मक उपवर्ग। अवबोधात्मक उपवर्ग, इसके द्वारा छात्रों में ऐसे अवबोध का विकास होता है कि छात्र ज्ञान, जानकारी या सूचना को प्राप्त करने के बाद उसे अपने मस्तिष्क में भली भांति बैठा ले। इसके माध्यम से छात्रों में रूपांतरण की योग्यता का विकास होता है। रूपांतरण यानी कि एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान में रूपांतरण करना, बदलना। जैसे किसी विस्तृत विवरण का सारांश लिखना, किसी प्रकरण की व्याख्या करना, कार्य कारण का संबंध स्पष्ट करना, ये एक दूसरे में क्या है? रूपांतरण है। बात करते हैं अगले उपवर्ग की, और अगला उपवर्ग देखिए कौन सा है? प्रयोग उपवर्ग। प्रयोग उपवर्ग, जब व्यक्ति अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर नवीन जानकारियां ग्रहण कर लेता है तथा उसे अपने जीवन के प्रयोग लेने होते हैं तो उन प्रयोगों को हम क्या कहते हैं? उन प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। जैसे भूगोल का छात्र बादलों को देखकर यह अनुमान लगा सकता है कि बारिश आने वाली है और कितनी देर आएगी तथा कितनी संभावना है आने की। तो यह कार्य ज्ञान के अनुप्रयोग से संबंधित है। ठीक है। तो ज्ञान का उपयोग बच्चे कहाँ करेंगे? मौसम को जानकारी के लिए कर सकते हैं। अगला उपवर्ग है विश्लेषणात्मक उपवर्ग। विश्लेषणात्मक उपवर्ग, इसमें देखिए क्या होता है? इस स्तर के अनुरूप छात्रों को एक ऐसे स्तर तक पहुंचा जाता है जिसके माध्यम से वे भौगोलिक घटनाओं आदि के कारण स्वयं ढूंढ लें। भौगोलिक कारणों को क्या करेंगे? स्वयं ढूंढ लेंगे। जैसे छात्र भूकंप, ज्वालामुखी आने के संभावित कारणों को स्वयं खोज सकने में सक्षम होते हैं। और इस प्रकार का उद्देश्य क्या होगा? विश्लेषणात्मक। अगला जो ब्लूम के अनुसार अगला उपवर्ग है वो कौन सा है? संश्लेषणात्मक उपवर्ग। संश्लेषणात्मक उपवर्ग, तो देखिए संश्लेषणात्मक उपवर्ग देखते हैं क्या होता है। यह प्रक्रिया विश्लेषण की विपरीत होती है। विश्लेषण की क्या होती है? विपरीत होती है। इसमें छात्रों को यदि घटक तत्वों की जानकारी हो तो उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमुक
तत्व अमुक भौगोलिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारक हैं। इसमें खोज की प्रक्रिया निहित है। उदाहरण के लिए छात्रों के सामने 10 भौगोलिक शब्द हैं। उच्च सूर्यताप, वाष्पीकरण, संघनन, बादल आदि। तो छात्र इस प्रकार की शब्दावली से निष्कर्ष निकाल सकता है कि वर्षा की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? वर्षा की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 उपवर्ग हमने इसके पढ़े हैं और इसका ब्लूम का अगला जो उपवर्ग है वो आता है। और उस उपवर्ग की बात करें तो कौन सा है? मूल्यांकन उपवर्ग। कौन सा है? मूल्यांकन उपवर्ग। मूल्यांकन उपवर्ग इसके अंतर्गत छात्रों द्वारा गुणात्मक स्तर को स्पष्ट करना, परिणाम निकालना, उपयोगिता की परख करना आदि कार्य आते हैं। जैसे छात्रों को मिट्टी के प्रकार व इसकी उपजाऊताओं की शक्ति को समझाया जाए तो छात्र यह मूल्यांकन कर सकता है कि इस मिट्टी में कौन सी फसल अधिक पैदा होगी, कौन सी फसल अधिक पैदा होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो पहला तो कौन सा हो गया? संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की, और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र की जो क्रियाएं हैं वो बच्चे की किससे जुड़ी होगी? भाव से जुड़ी होगी। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। इस वर्ग के माध्यम से छात्रों का मानसिक स्तर विकसित किया जाता है। यह क्षेत्र रुचि, अभिवृत्ति, अनुभूति, भावना आदि से संबंधित है। इस क्षेत्र के समस्त शिक्षण उद्देश्यों को क्राथवोहल, एक वैज्ञानिक है क्राथवोहल महोदय ने 6 वर्गों में विभाजित किया। इसको भी कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 6 वर्गों में। और 6 वर्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला आता है ग्रहण करना। क्राथवोहल के अनुसार पहला कौन सा है? ग्रहण करना। तो इसमें छात्र प्रस्तुत किए हुए उद्दीपकों को ग्रहण करने के लिए प्रयास करता है। जैसे कोई तथ्य है, सूचना है, विवरण आदि को क्या करेंगे? ग्रहण करने में छात्र क्या हो जाएंगे? सक्षम हो जाएंगे। दूसरा आता है दोस्तों अनुक्रिया। दूसरा कौन सा है? अनुक्रिया। पहला तो क्या है? ग्रहण, और दूसरा कौन सा है? अनुक्रिया। तो इसमें छात्र उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है और उद्दीपकों के अनुसार ही वे व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी गाने को ग्रहण करना तथा उसे सुनने के बाद गायन प्रतियोगिता के लिए प्रयत्न करना अनुक्रिया कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा इसका जो वर्ग है वो कौन सा है? अनुमूल्यन करना। अनुमूल्यन करना। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों के मानसिक स्तर को विकसित करते हैं तथा भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों की प्राप्ति मनोभावना जैसे रुचि, विचार, भावना आदि को परिवर्तित करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अनुमूल्यन क्रिया में छात्र प्रस्तुत किए गए उद्दीपक के अनुकूलन क्रिया करते हुए उसे उचित या अनुचित तथा अच्छा या बुरा जैसे मूल्य प्रदान करते हैं। चौथे बिंदु की बात करें तो संप्रत्यय उपयोग। बच्चे संप्रत्यय का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो देखिए इस उपवर्ग में छात्र किसी नवीन तथा संकल्पना, संप्रत्यय आदि को ग्रहण करता है तथा इसके आधार पर उसे क्या करते हैं? किसी नवीन उपयोग में लेने का प्रयास करता है। अगला बिंदु आता है संगठन या व्यवस्था। इस वर्ग में यह होता है कि व्यक्ति विभिन्न उद्दीपकों में से अपने सबसे अधिक उपयोगी को चुनता है तथा उसे अपने ज्ञान में आत्मसात कर लेता है। छात्र या कोई भी व्यक्ति जिस भावना, मूल्य या विचार को अपनाता है वह उसमें कार्य कारण का भेद खोज लेने के उपरांत ही अपनाता है। और लास्ट देखिए क्राथवोहल के अनुसार लास्ट कौन सा है? 6 नंबर का मूल्य प्रणाली का अंगीकरण। मूल्य प्रणाली का अंगीकरण। इस उपवर्ग के अनुसार व्यक्तियों में सर्वोच्च भावनाएं विकसित होती है। व्यक्ति उच्च आदर्शों को प्राप्त करने लगता है जिससे समाज में उनकी एक अलग पहचान होने लगती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार सामाजिक रुचि का विकास, गुण ग्रहण करना तथा व्यक्ति संबंधित शील गुणों का विकास करना जैसे उपवर्ग इसी क्षेत्र में के आधार पर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों भावात्मक क्षेत्र या भावात्मक पक्ष भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और आगे हम किसकी बात करते हैं? हम क्रियात्मक क्षेत्र की। इस यूनिट का लास्ट बिंदु है क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्रियात्मक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्रियात्मक क्षेत्र कैसा होता है, क्या होता है? इस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट अध्यापन उद्देश्य से अनेक क्रियात्मक कार्यों, कौशल तथा तकनीकी उत्कर्ष की प्राप्ति से और उनके लिए निर्दिष्ट प्रायोगिक कार्यों को करने से जुड़ा हुआ है। प्रायोगिक कार्यों, कौशलात्मक कार्यों, रचनात्मक क्रियाओं को इसी क्षेत्र में शामिल किया गया है।
1 नंबर, ठीक है। इसके अंदर कौन सा आता है, 1 नंबर उपवर्ग है। तो देखिए कौन सा है, प्रायोगिक कार्य। प्रायोगिक कार्य, इसमें भौगोलिक मानचित्र बनाना, चित्र बनाना, सर्वेक्षण करना, मानचित्रों की व्याख्या करना आदि आते हैं। इससे छात्रों में करके सीखना तथा वास्तविकता का ज्ञान होता है। बालक क्या होंगे, खुद करके सीखेंगे अगर प्रायोगिक ज्ञान होगा तो, और वास्तविकता का ज्ञान भी होगा, ठीक है, कि कौन सा कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है। ये सिर्फ प्रायोगिक ज्ञान पे आधारित होता है दोस्तों, जो किसका अंग है, क्रियात्मक क्षेत्र का। क्रियात्मक का मतलब होता है करके सीखना, ठीक है। दूसरे पक्ष की बात करते हैं इसके, तो कौशलात्मक पक्ष, कौशलात्मक यानी स्किल। इस क्षेत्र में छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले कौशल या दक्षता आती है। छात्र भौगोलिक उपकरण जैसे वर्षामापी, तापमापी, आर्द्रतामापी आदि को काम में लेते हैं तो उनका कौशल बढ़ता है। इसके अलावा छात्र वनस्पति के नमूने, जैवीय नमूने, महत्व के सेल आदि को संग्रह या कौशल को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल अध्यापन के विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, जो छात्रों का ज्ञान है उसके कौशल को भावनात्मक विचारों में बढ़ाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टॉपिक भी क्या हो गया, पूरा हो गया है, और इस टॉपिक के साथ ही ये यूनिट भी पूरी हो गई है। तो दोस्तों आज हमने जाना है किसके बारे में, भूगोल शिक्षण की फर्स्ट यूनिट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट के बारे में।